विश्व की शान। कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण, सारनाथ में अशोक स्तंभ अमिट कीर्ति का प्रमाण। अपना उत्तर प्रदेश देश का स्वाभिमान। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संदेश के साथ देशवासियों से बात की है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के साथ सीधे संवाद का यह पहला मौका था। उसके अंतर्गत उन्होंने लॉकडाउन से बचने, वैक्सीनेशन बढ़ाने और गाइडलाइंस का पालन करने के संदेश के साथ वैक्सीनेशन की नई नीति के संदर्भ में कुछ विस्तार से चर्चा की। लोग उस संदेश से कितने संतुष्ट और असंतुष्ट हैं, इस पर आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि सरकार ने उससे एक दिन पहले ही वैक्सीनेशन के संदर्भ में ऐलान किया था कि अब 18 वर्ष से उम्र से अधिक के लोग 1 मई से कहीं पर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार ने उसे खोल दिया था, पर उसके साथ में जो वैक्सीन के संदर्भ में नियम बने हैं उसमें यह है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन अलग दर पर खरीदेगी, राज्य सरकारों को अलग दर पर मिलेगी और निजी अस्पतालों को निजी तौर पर अलग दर पर मिलेगी। एक ही देश में एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग दरें तय होने को लेकर विवाद की स्थिति है। कई राज्य सरकारें जो गैर भाजपा शासित हैं वो इस नीति का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। सोनिया गांधी इसके संदर्भ में पत्र लिख चुकी हैं। एक देश एक चुनाव, एक देश एक विधान एक निशान कहने वाली सरकार के दौर में 3 अलग अलग दामों को लेकर अगर बहस की स्थिति बन रही है तो वो स्वाभाविक है। इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है वो आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित एक संदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि कोरोना के संदर्भ में देश में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है। सरकार ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कल इस पर मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में पुनः चर्चा होगी। हम इन तीनों विषयों को लेते हुए आज बात करेंगे। कई खास मेहमान इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे जो अव्यवस्था का दौर है, क्या उसके लिए केवल सरकारें जिम्मेदार हैं या हालात ही ऐसे हैं कि सरकार कोई सी भी होती तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा ये, क्या जनता इस दौर में अपनी जिम्मेदारी का उस अनुसार निर्वहन कर रही है जो उसे करना चाहिए। बहरहाल हम अपने उन मेहमानों से परिचय कराएं जो इस गंभीर चर्चा का हिस्सा हैं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश के नेतृत्व को समर्पित है। राजा के संदर्भ में वेद व्यास जी के द्वारा कुछ अपेक्षा की गई। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं और अत्यंत कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते हैं। अतः तुम न केवल कठोर बनो, न केवल कोमल, कठोर भी बनो और कोमल भी। ये अपेक्षा राजा के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार इस देश में प्रभावी है वो क्या इसी के अनुरूप व्यवहार कर रही है, ये समझने की कोशिश हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस का एक गंभीर चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, वह मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश सिन्हा जी हैं। महेश सिन्हा जी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ इकाई के राज्य अध्यक्ष हैं। चिकित्सकीय दृष्टि से क्या हालात है, इस पर हम उनसे संवाद करेंगे। हमारे साथ निशांत वर्मा जी हैं, खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में देश की जो सरकार है उसके प्रति उनका अतिशय प्रेम है। वर्तमान संदर्भ में जो नीति है उसको लेकर क्या नजरिया उनका, जानने में देश की दिलचस्पी रहेगी। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं ही, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार। आप सभी का स्वागत है। मौजूदा हालात में चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से ही करते हैं। पहली बार है पांडे जी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में संदेश दिया। लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं उस संदेश के मायने क्या हैं। आप जैसा सुधी विद्वान हमें उपलब्ध हुआ इस चर्चा के लिए, आपके माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सबसे बड़ी उपलब्धि पहली लहर में बताया था, वो सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प, जिसने खुद ही पहला विकल्प चुना था, वो अंतिम विकल्प आज कह रही है। समझना चाहते हैं इसके संदर्भ में। और दूसरा जानना चाहते हैं, जो सवाल सब तरफ से उठ रहा है, जो पार्टी अपने जीवन काल के पूरे दौर में एक विधान
एक निशान की बात करती थी, वो एक देश में 3 दाम की हिमायती कैसे हो गई, इसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है। थोड़ा आपसे रोशनी मिले वर्तमान दौर के संदर्भ में पांडे जी। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है जी, इस समय ये पहली बार कोरोना की महामारी की स्थिति बनी थी जी, और उस समय पूरे दुनिया में आया था और हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था जी, और ये पहला अवसर था कि इस व्यवस्था को कैसे हम इतने बड़े स्तर पे करें। जी। दुनिया में हम देख रहे थे कि वे देश जो वेल इक्विप्ड थे, जी, जो मेडिकली हर दृष्टि से सक्षम थे, आर्थिक दृष्टि से सक्षम थे, वहां पर भी वो बहुत प्रभावी तरीके से ये कोरोना की महामारी जो है मतलब फैली थी और बहुत पीड़ित लोग हुए थे और इसलिए उस समय लॉकडाउन करना एक बड़ा विकल्प था कि एक बढ़ते हुए चेन को तुरंत तोड़ना जी, और लॉकडाउन 2 कारणों से होता है। एक तो चेन को तोड़ने में बड़ी मददगार होती है और दूसरा आपको जो समय मिलता है उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो कोशिश की जाती है। उस समय हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे और आप लोगों ने देखा कि उस बीच में कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, चाहे रेलवे के कोचेस को बनाया गया, स्टेडियम में बनाया गया और बहुत सारे जो चीजें की जानी थी, जो लॉकडाउन में लोग थे उन मजदूरों को भी जो जो चीजें दी जा सकती थी, लोगों को राशन उपलब्ध, बहुत सारी तकलीफें भी हुई, लोग यहाँ से वहां भी गए। अब जब धीरे धीरे जब केस खत्म हुए तो फिर एक दिमाग एक चारों तरफ से ये बात आने लगी कि भाई हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से लॉकडाउन में, जहाँ रेल, हवाई सेवाएं, आपकी बस, सारी चीजें बंद थी, अब वो धीरे धीरे ओपन हुई। हमारा जीडीपी -23 तक गया। चारों तरफ से ये आवाज आने लगी कि भाई हम इकोनॉमिकली दृष्टि से कैसे आगे बढ़े। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं कि 12% तक जो है हमारी जीडीपी आने वाले 21 में जाने वाली थी। अब वो -23 से घट करके भी बढ़ गया था, लास्ट तिमाही में -7 और ये आगे बढ़ रहा था। तो अब ये दूसरा फिर जब आया तो उस समय हमारी ये आर्थिक स्थितियां भी बनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दूसरे में अगर हम लोग देखें तो बड़ी तेजी से अभी अब जाकर के जो बढ़ा है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमी आई, ऑक्सीजन की जो हम लोग देख रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी कमान लेकर के और ऑक्सीजन के लिए फिर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर थी और लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही इसलिए कहा गया कि जो एक इकोनॉमी चल रही है और जो पिछले समय का जो अनुभव हुआ था कि बहुत सारी चीजों में तकलीफें गई थी, तो ये नहीं कहा कभी प्रधानमंत्री जी ने कि लॉकडाउन ना करें, लेकिन वो लास्ट रहना चाहिए। मैं थोड़ा आपसे विस्तार से चर्चा करता हूं प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपके तर्कों के साथ समझने की कोशिश करता हूं। पहले इसलिए किया था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 200 केस 300 केसेस में आपने लॉकडाउन कर दिया, देश को 2 महीने तक बंद करके रखा। 10 महीने उसके बाद इस बात को गाया कि इससे साहसिक फैसला दुनिया में कोई और लेकर दिखाया, इसी से हमने काबू में पाया। 3 लाख केसेस आ रहे हैं, लोग अस्पताल में नहीं मर रहे हैं, एम्बुलेंस में घूमते हुए सड़कों पर मर रहे हैं। अस्पतालों में लोग कोरोना से कम, कोरोना के इलाज के लिए जो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, इस कारण से मर रहे हैं। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो इंजेक्शन चाहिए वो इंजेक्शन सरकार उपलब्ध करा पाने में नाकाम है और उसकी भरपाई डॉक्टरों से एडवाइस जारी करा के करना चाहती है कि इन इंजेक्शनों का बहुत फायदा नहीं है। ऐसी आपाधापी, ऐसी अव्यवस्था, ऐसी अराजकता के दौर में आपके द्वारा संचालित तमाम सरकारें खुद लॉकडाउन लगा रही हैं, कोरोना कर्फ्यू के नाम पर सीमाएं बंद कर रही हैं। इसके बावजूद भी देश के प्रमुख ये कह रहे हैं लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। थोड़ा समझना चाहते हैं, कहां भ्रमित हो गया है देश का नेतृत्व, समझाएंगे?
मैंने कहीं कोई भ्रमित नहीं है। देखिए, जहां तक आप कर्फ्यू की बात है, वीकेंड रोकने की बात है, चेन तोड़ने के लिए जो लिमिटेड आप लॉकडाउन लगा रहे हैं उसकी बातें हैं, कहीं पर आप सीमाएं सील कर रहे हैं, तो जो 100% जो लॉकडाउन था वो 100% लॉकडाउन नहीं है। अभी आपके बहुत सारी चीजों में ये है। अब रही बात जहां तक ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहली बार होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कमान अपने हाथ में लिया है। आप देखें पिछले समय जब ये बातें चल रही थी, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि सारे राज्य सरकारों ने कहा कि हमको दे दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे, हम सारी चीज करेंगे, और राज्य सरकारों ने भी अपने अलग अलग जगहों पर इसकी व्यवस्थाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए थे किए, और जितने पर्याप्त हुए नहीं हुए। ऑक्सीजन की जब बात आई है तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको बदल करके मेडिकल के लिए किया है। आप रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, यहां तक कि एयरलिफ्ट करके भी ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है, ये दावा है प्रेम प्रकाश पांडे जी का। मेरे साथ में निशांत वर्मा जी और चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी हैं। पहले राकेश जी के पास चलता हूं क्योंकि निशांत जी फिर काफी निर्मम व्याख्या कर ही देंगे इसकी, पर चौधरी जी आपके पास मैं आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी जब से वो राजनीतिक क्षेत्र में यह मानी गई कि उन्हें जमीन की सबसे बेहतर समझ रहती है, जमीन पर क्या घट रहा है, जमीन पर क्या पसंद किया जाएगा, इसको वो जान पाते हैं। पर इस बार क्या बंगाल की व्यवस्था उन्हें जमीन से काटे हुए ऐसा महसूस करें हम? दो विषय हैं, एक जो जमीन पर देश के हालात हैं वो जितने विकट हैं, जितने विषम हैं, जितने विषादपूर्ण हैं, केंद्र सरकार की वैसी प्रतिक्रिया नहीं महसूस हो रही है उसके संदर्भ में एक। दूसरा, वैक्सीन के संदर्भ में जो फैसला है 3 दाम के संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिसकी जनता की नब्ज पर हाथ रहती है, उनके स्तर पर ऐसा फैसला संभव था? आपकी टिप्पणी। का जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहना है कि वो जमीनी उससे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत जानकारी है जी, लेकिन इस मामले में जो उनके निर्णय रहे हैं, जो अदूरदृष्टता रही है जिसको मैं कहूंगा जी, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री जी भविष्य के बारे में कोई प्लान बनाने के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ते। राजनीतिक प्लान अच्छा बनाते हैं, इससे मैं सहमत हूँ, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हो, लेकिन ये भयावह स्थिति जो कोरोना की है पिछले 1.5-2 वर्ष से, आपको पीरियड मिला था लॉकडाउन लगाने के बाद, और जब सहूलियत हो गई थी तब आप चाहते कि सारी चीजों की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता, इस तरीके से माना जाए कि जंगल में आदमी घूम रहा है और उसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई उसके पास लैंडमार्क नहीं है कि हमें कहाँ पहुंचना है और कहाँ से शुरू करना है। ये जो पीरियड मिला 8-10 महीने का, इसमें भारत की जनता की जान बचाई जा सकती थी। जैसे 196 प्लांट शुरू करने के लिए ऑक्सीजन के लिए इन्होंने टेंडर निकाले, जिसमें से 34 या 35 पे काम शुरू हुआ। आज भी हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के मामले में, आपने त्रिस्तरीय जो रेट की बात की है, वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से वैक्सीन और ड्रग बनाने की कंपनियां हैं, नो डाउट पुणे में है, लेकिन हमने विदेश में सप्लाई करना शुरू कर दी। हमने उसको हिंदुस्तान की जनता के लिए बचा के नहीं रखा। हम बहुत बड़ी जल्दी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे अपनी बहाबाई लूटने के चक्कर में हमने उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। त्रिस्तरीय जो प्लान आपने बताया है, ये गैर लोकतांत्रिक है, गरीबों के साथ अन्याय है, और ये उस राजा की हठधर्मिता है जो गरीबों के हित में काम करना चाहता है। अपने यहाँ पहले ही लिखा हुआ है संविधान में कि गरीबों की सरकार गरीबों के लिए, और गरीबों के द्वारा निर्मित जनता की सरकार जनता के लिए। जब त्रिस्तरीय आप कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इतने में देगी, राज्य सरकार इतने में देंगे, और प्राइवेट में आपको इतने में मिलेगी और गवर्नमेंट में इतने में मिलेगी, ये सबसे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक निर्णय है। यही मैं कह रहा हूं कि ये अपरिपक्वता है, अदूरदर्शिता है कि आज तक केंद्र सरकार इस पर कोई सार्थक निर्णय नहीं कर पाई, और हम इस भंवर में फंस गई भारत की जनता। हम ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं डॉक्टर साहब, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऐसे शब्द चुन के बोलना पड़ रहे हैं जिससे हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं कलंकित हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट को ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं जिससे कि देश कलंकित होता है। मेरे साथ में निशांत वर्मा जी हैं। निशांत जी, राष्ट्र के नाम संदेश मिला देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, एक संदेश देश की सरकार को मिला है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। बाकी कुछ जो भी कुछ कहना सुनना है वो कल हमें सुनने को मिलेगा, जो कोर्ट में भारत सरकार कहती है या कोर्ट भारत सरकार से कहता है। पूरे परिदृश्य पर आपकी टिप्पणी। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी व्यथा यही है कि सुनने को बहुत कुछ मिलता है लेकिन जमीनी स्तर पे होता कुछ नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पांडे जी ने इतनी अच्छी व्याख्या दी, लेकिन सारा का सारा जो मामला है वो कुछ और ही है जी। उदाहरण के तौर पे शुरुआत करते हैं पिछले साल मार्च 2020 से जी। जब 25 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन इस देश में लगाया गया था, उस समय भारत में एनडीएमए का कानून, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया था जी। और उसके बाद आऊंगा मैं दोबारा, लेकिन उसके बाद आज की तारीख तक वो लगा हुआ है। बीच में 8-10 महीने की जो बात हो रही रिलैक्सेशन की, उसमें भी उसको हटाया नहीं गया था। यानी कि सरकार को पता था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसलिए लगा रहना चाहिए क्योंकि डिजास्टर गया नहीं है, इसको मैनेज करते रहना पड़ेगा। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस एनडीएमए कानून के तहत चेयरमैन जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, अर्थात आज की तारीख में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इस पांडे जी ने जब इस तरह से बात को बता के राज्यों कहा हम कर लेंगे और केंद्र ने इस तरीके से ये किया, जब एनडीएमए लगा है तो इसमें केंद्र और राज्य, पंचायत और कॉर्पोरेशन आता ही नहीं है। देश को गुमराह करते आए हैं मार्च 2020 से लेके आज तक इस तरीके से कि तो केंद्र ने राज्य को कहा, राज्य ने डीएम को कहा, डीएम ने पंचायत को कहा। माफ कीजिए, अगर आप में थोड़ा सा भी बुद्धिमत्ता होती तो कहते कि मैं चेयरमैन हूं, मैं सारा का सारा काम करवाऊं, लेकिन उसके बजाय दूसरों को डेलीगेट कर देने की जो बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 2, आपने वैक्सीन की बात करी। वैक्सीन में एक देश, एक प्रधान, एक विधान पर 3 दाम। सवाल यह उठता है कि ये वैक्सीन बनाई किसने? क्या सीरम इंडिया ने बनाई? ये तो ऑक्सफोर्ड से आई हुई है, इसका फॉर्मूला वहां से आया है। सरकार से अनुदान लिया है सीरम इंडिया पुणे ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए, मुफ्त में नहीं बनाया, भारत सरकार ने अनुदान दिया है। उसके बाद भी अगर भारत सरकार को उससे हमारे लिए वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है तो कहीं घोटाला है। और ये घोटाला इसलिए नहीं डिस्कस किया जा सकता क्योंकि बीजेपी कहती है हमेशा कि जब कुछ आपदा है तब बात मत करो। तो कब करेंगे? जब शमशान बन जाएगा ये देश तब करेंगे। तीसरी बात, जब बात आ रही है कि केंद्र सरकार ये वैक्सीन को इस तरीके से मुहैया कराएगी, राज्य सरकार कराएगी और प्राइवेट वाले कराएंगे, क्या आप पहले लोगों को यह बताएंगे कि ये वैक्सीन, मेरे को टेलीफोन पे नहीं सुनना है कि जब घंटी बजाओ तो ये सुनने को मिलता है कि इसमें भरोसा करो। क्यों नहीं लोग भरोसा कर पा रहे, पहले आप ये बताइए। इसीलिए सरकार को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सवाल किए उसमें से एक ये भी है। तीसरी बात निकल के आती है और वो ये इतनी बड़ी बात निकल के आती है कि कोई भी हो, कोई भी एक परिवार का मुखिया, जब परिवार के अंदर चिताएं जल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों के बाहर मरे जा रहा इंसान, तब क्या वो नशे में घूमना पसंद करेगा? क्योंकि सत्ता पाना भी एक नशा होता है, उसके लिए रैलियां करना ये सत्ता पाना तो एक तरीके का होता है। यहां देश के अंदर हाहाकार मचा है रोज। और मैं ये कहूंगा, और मैं आपके चैनल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो कि मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकता, वो भी आज की तारीख में इन चिताओं से परेशान है, इन मरीजों के हालातों से परेशान है। और जिस तरीके से इस देश में रैलियों का इस समय आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो संगम लगा हुआ है, उससे परेशान। क्या चाहते क्या है? आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, आपने ये कहा कि कोरोना पे जीत हो गई, लेकिन आपने एनडीएमए नहीं हटाया क्योंकि आप भारत सरकार ये जानते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कुछ भी कहें, लेकिन पूरा देश आज की तारीख में जो कह रहा है वो ये है, गो मोदी गो, गो मोदी गो, गो मोदी गो कह रहा है। इसका जवाब दीजिए। इसके लिए आप छुप जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव होकर बैठ जाते हैं, बाहर नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीमार नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका हो कि पूरा लखनऊ जल रहा है और आप खाली बातें कर रहे हैं, आप रैलियों में जा रहे हैं। सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री कल रैलियों में नहीं जाएंगे। बड़ा उपकार हुआ कि 6 फेज होने के बाद किसी की नींद खुली, लेकिन भारत के गृह मंत्री, घर का मालिक गृह मंत्री, वो रैलियां करेगा। ये किस तरीके की सरकार है? ये किस तरीके की सरकार है? ये
तमाम सवाल निशान जी हैं। मैं डॉक्टर महेश सिन्हा के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वयं संज्ञान में लिया है, क्या सर्वोच्च न्यायालय का स्वयं इस मसले को संज्ञान में लिया जाना केंद्र सरकार की अपने आप में विफलता का परिचायक नहीं है? निशान जी, इस पर आपकी टिप्पणी। क्या हालात ऐसे बने कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं मामले को संज्ञान में लेना पड़ा है और कल केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि हम ऐसे चुपचाप नहीं देख सकते? पूछा जी निशान जी, आप ही से है ये सवाल। अच्छा, देखिए ऐसा है कि न्यायपालिका जो होती है ना, उसका पहला शब्द ही होता है न्याय जी। और न्याय बनाने वाला कोई भी हो, लेकिन उसका पालन करवाने वाला जो होता है वो न्यायपालिका होती है। जब उस न्यायपालिका में भी इंसान बैठे हैं, जो मजिस्ट्रेट है, जज है, जब उनको दिख रहा है कि देश में जो सरकारें हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, जब वो अपना राज धर्म नहीं पालन कर रही हैं, तो जब हम और आप खड़े हो रहे हैं तो वो भी क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने जो 4 सवाल किए, सोचिए कितने महत्वपूर्ण सवाल है जी। कि आप वैक्सीन का क्या कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इसको कुछ बताइए। अर्थात जब लोगों को ही नहीं पता है तो फिर कैसे आप उसको चला रहे हैं? आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि भैया लॉकडाउन लगाने की सत्ता किसके पास? वो इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि जैसा पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी समझाया, ऐसा कतई नहीं है। जब पिछली बार मार्च 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की लॉजिक समझाई थी, वो बिल्कुल सही थी। आपको याद होगा 2020 में सितंबर का महीना एक ऐसा था जिसमें एक फलानी तारीख को 93,000 कोरोना पॉजिटिव केस एक बार आए थे, उससे ज्यादा नहीं। अमूमन 50 से 60 हजार केस हर रोज आते थे। आज 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, और मेरा राजा आंख बंद करके नशे में धुत रैलियां कर रहा है, राजनीतिक नशे में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सवालों के मैं महेश सिन्हा जी आपके पास में आना चाहता हूं उन सवालों को लेकर जो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश के एक सम्माननीय मंत्री हैं, नाम उनका पीयूष गोयल है, अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है, जिनको जरूरत नहीं उनको भी ऑक्सीजन लगाई जा रही है। बतौर चिकित्सक आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बिना जरूरत के किसी को ऑक्सीजन दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो क्या स्वस्थ को और अधिक स्वस्थ कराया जा सकता है? बतौर चिकित्सक आपसे इसमें रोशनी जानना चाहते हैं। एक सवाल। दूसरा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बड़ा विषय बना हुआ है। इंजेक्शन उपलब्ध कराने से ज्यादा जोर सरकारों का इस बात पर है कि वो डॉक्टरों से कहलवाए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई रामबाण नहीं है, इसके कोई बहुत फायदे नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर मरीजों को यह सहूलियत है कि वो अपनी तरफ से बाजार में इंजेक्शन खरीदे, डॉक्टर के हाथ में पकड़ा होगा मुझे लगा दो और डॉक्टर लगा देंगे, या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और मरीज उसको अपने लिए लाभ का वस्तु मानकर जाता है और खरीद कर लाता है? सरकार की कोशिश में और जो इतने पर्चे डॉक्टरों के नाम पे घूम रहे हैं, तो बेवकूफ कौन बना रहा है? सरकार जनता को बना रही है या डॉक्टर मरीजों को बना रहे हैं? आईएमए के आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, दोनों सवालों पर आपसे थोड़ा रोशनी मिले। देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है सारे देश में, क्योंकि एकाएक जब कोई भी किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और उसका उत्पादन हमारे पास नहीं होता, तो जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था, हमारे पास मास्क और पीपीई किट नहीं थे, लेकिन काफी जल्दी हमने व्यवस्था की थी, हमारे देश में सभी लोगों ने मिलकर की थी कि इसकी उपलब्धता बनाई जा सके। अभी भी कई प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते हैं, उनको भी इसके लिए तैयार किया गया कि महेश जी एक बार फिर रोकता हूं, मेरा सवाल एक चिकित्सक से है, राजनेता से नहीं। देश के सम्माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का ट्वीट है कि पेशेंट को जितनी जरूरत है उतनी ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह से वेस्टेज के साथ ही पेशेंट को जरूरत न होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री का एक ट्वीट है। आप चिकित्सक हैं, चिकित्सकों के एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारा सवाल आपके ऊपर ही है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जरूरत नहीं है तो भी आप लगा दे रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, स्वीकारते हैं अपने इस अपराध के संदर्भ में कृत्य को, मानते हैं कि आप हम लोगों के साथ ऐसी जाति कर रहे हैं और हम लोगों का शोषण कर रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा बयान है किसी का भी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा बयान है तो गलत बयान है जी। एक चीज जरूर हो रही है कि जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है
जी। और जो हमारी जरूरत है उसमें मेल नहीं है, इसलिए तकलीफ हो रही है। दूसरी एक चीज जरूर हो रही कि कई जगह जो ऑक्सीजन के सेंटर बनाए गए हैं वहां ये हो रहा है कि देखिए ऑक्सीजन भी एक दवा है, मैं एक डॉक्टर के रूप से कह रहा हूँ, और उसकी भी एक मात्रा किसको कितनी देनी है वो उसके पैरामीटर देख के निश्चित की जाती है। तो किसी को अगर 2 लीटर का ऑक्सीजन से ही उसको निदान मिल रहा है तो उसको 4 लीटर देना भी एक वेस्टेज ही कहलाएगा। तो इस तरह की भी कुछ चीजें आ रही हैं जिनको, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी, जो बहुत सारे सेंटर खुले हैं नए नए, उनको ऑक्सीजन कैसे देना कितना देना इसकी जानकारी नहीं है। तो ये एक उसका पक्ष है जिसमें वेस्टेज हो सकती है, और हम लोग भी ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी आपको हर व्यक्ति का जो ऑक्सीजन का स्तर है 98-99 तक लाने की जरूरत नहीं है। अगर कम है और 92-93 तक आ रहा है तो भी काफी है उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए उसके ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो फिर से न गिरने। मैं सना साहब आपको रोकूंगा, क्या माना जाए कि हमारे जो कोविड सेंटर हैं वो अकुशल लोगों के हवाले हैं? जो मरीज वहां पर भर्ती है आप लोगों पर भरोसा करते हुए अस्पतालों में आया है, आप कह रहे हैं कि जिसको 2 की जरूरत है उसको 4 दी जा रही है, तो कुल मिला के जान से खिलवाड़ अस्पतालों में हो रहा है। क्या महेश जी इस बात को मान रहे हैं? आपके बयान से यही बोध हो रहा है। मैं अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कोविड केयर सेंटर खुले हैं जो नई नई जगह खुली है, जहाँ सैकड़ों बिस्तर लगाए गए हैं और जहाँ बहुत ज्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति लोग नहीं है, और विशेषकर ऑक्सीजन लगाने की जो है वो व्यवस्था जो है बहुत कम चिकित्सकों को आती है। मैं ये मानूंगा कि हर चिकित्सक को ऑक्सीजन लगाना भी नहीं आता, ये एक प्रशिक्षित जो कुछ लोग हैं वर्ग के चिकित्सक वही लगा सकते हैं। तो मैं एक और सवाल आपको बीच में ही करता हूं महेश सिन्हा जी, किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अगर ऑक्सीजन मिले तो उसके सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? निशान जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत पूरी हो जाए, जिज्ञासाएं हैं, थोड़ा निदान मिले। भाई जी आप बताएंगे किसी को अगर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो उसके शरीर को कितना फायदा होगा, और मजबूत और ताकतवर, और मतलब जिससे चला नहीं जा रहा है वो छलांगे लगाने लगेगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ऑक्सीजन किस तरह से दी जा रही है इस पे भी निर्भर करता है। अगर आप सिंपल जो हम मास्क से बोलते हैं उससे आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि आप बढ़ाएंगे भी तो वो लीक होके बाहर चली जाती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो वेंटिलेटर पे है, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, उसका सांस की नली में एक ट्यूब डली होती है उसके दौरान, तो उसमें भी जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है उसको नियंत्रित किया जाता है कि उसको ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि जैसा हर कोई जानता है जो हवा में हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो लगभग 21% होती है, और उसके बाद एक सेफ लेवल माना जाता है कि भाई अगर 60% तक ऑक्सीजन दी जा रही है तो उससे शरीर को नुकसान या लंग्स को नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर 60% से ज्यादा की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो इससे भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऑक्सीजन भी एक दवा है, जिस तरह बाकी दवाओं का डोज होता है उस तरह इसका भी एक डोज, कितने परसेंटेज देना है, कितने उसकी लीटर की सप्लाई है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारी चीजों को मेजर करना पड़ता है। और इसके लिए जो हम बोलते हैं इंटेंसिविस्ट या इंटेंसिव केयर के जो जानकार हैं, जो प्रशिक्षित है, वो बहुत कम है हमारे देश में। और क्योंकि इस तरह की कोई त्रासदी हमारे देश में बहुत लंबे समय तक कभी देखी नहीं गई थी कि इतने सारे लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़े, एक साथ इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो किए गए हैं वहाँ ऑक्सीजन की थोड़े बहुत इस तरह का दुरुपयोग या लीक वगैरह हो सकता है। मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन एक और विषय पे आपसे टच करूंगा, फिर निशांत वर्मा जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। रेमडेसिविर के संदर्भ में सरकार कोशिश कर रही है चिकित्सकों के माध्यम से कहलवाने की, बहुत प्रभावी नहीं है। तो आपसे एक सवाल था ये मेरा, क्या मरीजों को यह अधिकार है कि वो स्वयं इंजेक्शन खरीदें और आपके हाथ में पकड़ाएं और आप इंजेक्शन लगा देते हैं, या डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? तो आपने जो कोविड सेंटर में स्टाफ है उनको तो कह ही दिया वो हद प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन के संदर्भ में गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ये भी नागरिकों के साथ खिलवाड़ है, हम तो भरोसे पे जा रहे हैं, आप बता रहे हैं वहां अप्रशिक्षित लोगों के हवाले कर दिया गया हमें। एक सवाल तो इंजेक्शन के संदर्भ में भी स्पष्ट करें, ये डॉक्टर जो बार बार पर्चे में लिख कर दे रहे हैं 6 डोज, खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। देश भर के डॉक्टर जो इतना लिख के दे रहे हैं, हम गली गली में घूम रहे हैं, 1000 रुपए का इंजेक्शन 5000, 10,000, 15,000, 25,000, यहां तक कि 50,000 रुपए खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खिलवाड़ किया जा रहा है देश के चिकित्सकों के साथ हमारे से। ये आपसे सवाल है। पहली तो जो ऑक्सीजन की बात है मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। मैंने कहा उतने प्रशिक्षित नहीं है। देखिए जब इस तरह की त्रासदी आती है तो कुछ जो कम प्रशिक्षित लोग हैं उनको भी और ट्रेनिंग देके काम पे लगाया जाता है।
दूसरी बात, जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, तो जब ये पिछले साल शुरू हुई थी त्रासदी, तब शुरू में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ये इसका प्रभाव है, लेकिन वर्तमान में इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ है रेमडेसिविर, और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा प्लाज्मा का हमारे देश में, ये सारा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से हुआ है। और आज देखिए सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि वो डॉक्टर के जो इलाज है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्थिति आपको बताना चाहूंगा, आज डॉक्टर जो है, जो काम कर रहा है अस्पताल में, कोविड अस्पताल में, वो इतना बिजी है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 20 मिनट तक हर मरीज को समझाए कि भाई आपके इस मरीज को जरूरत नहीं है। आज एक पैनिक में मरीज बोलता है नहीं आप हमारे इस मरीज को लगाइए, तो वो बोलता है ठीक है। और जैसा कि हर कोई जानता है, हमारे यहाँ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी आसानी से मिलती है पूरी देश में। शेड्यूल्ड ड्रग भी जो कहलाती है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलने चाहिए, बहुत आसानी से मिलती है। तो इस तरह का जो मानसिक तो महेश सिन्हा जी, मैं एक और सवाल आपसे करता हूँ, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। निशांत जी के भी कई सवाल हैं, पर निशांत जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे सवाल ही खत्म नहीं हो रहे, आपको कहाँ से लाऊं बीच में। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने रेमडेसिविर के संदर्भ में कहा कि WHO हटा चुका है, कोई उपयोगी नहीं है, तो ये सरकारें कर क्या रही है हमारे साथ खिलवाड़? हर सरकार बता रही है, बड़ी उपलब्धि के तौर पे बता रही है, इतने हजार इंजेक्शन की व्यवस्था हमने कर दी, इतने हजार इंजेक्शन की व्यवस्था हमने कर दी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सदन में बताया कि उन्होंने जो है 10,000 इंजेक्शन अपने संपर्कों से इंतजाम कर दिए। कैलाश विजयवर्गीय के रोज 10, 20, 50 हजार इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं। ये सरकारें कर क्या रही है हमारे साथ में? थोड़ा बतौर चिकित्सक रोशनी डालिए ना। इतनी खराब ड्रग जिसका कोई फायदा नहीं, और सरकार है उसी को खरीद कर उपलब्धि बता रही है, विरोधाभास है। देखिए, इसका मैं अगर जवाब दूंगा तो आप बोलेंगे आप राजनीतिक का जवाब। मैं राजनीतिक नहीं हूं, तो राजनीतिक जो कर रहे हैं वो उसका जवाब वही दे सकते हैं उचित रूप से। दूसरी चीज है, इसमें सरकार को ये जरूर करना चाहिए था कि जो आपने कहा भी इसकी कमी है, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो उस मंच से ये भी कहा जाना चाहिए था कि जो दवाइयां हैं वो डॉक्टरों के निर्देश पे ले, और इस तरह से सोशल मीडिया का न ले। रेमडेसिविर का भ्रम भी उस मंच से दूर किया जाना चाहिए था। मुझे रेमडेसिविर का भ्रम दूर किया जाना चाहिए था, पर सरकार तो उपलब्धि बता रही है कि हम कितने लाख इंजेक्शन की व्यवस्था कर दे रहे हैं। निशांत जी कुछ सवाल करना चाह रहे थे या हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? ये निशांत जी आपकी बात, फिर मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में एक शब्द है अघास्ट जी, उसका हिंदी नहीं आता जी। आई एम अघास्ट कि डॉक्टर महेश जो कि IMA के मेंबर है, उन्होंने जो बातें की वो सुन के तो मैं परेशान हूं जी। मैं उसके 3 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो रेमडेसिविर से शुरू करूंगा जी। मैं चाहूंगा कि इस बात को पूरे देश में ठोक के बताया जाए कि रेमडेसिविर किसी काम का नहीं है। डॉक्टर महेश ने अभी बताया, WHO ने भी हटा दिया जी। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो, क्योंकि अगर ये 10-10, 50-50 हजार इंजेक्शन देकर के खरीद के लोग स्टॉक बना के कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कालाबाजारी का धंधा है उस काम के लिए जिसमें कुछ भी लाभ नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर महेश जी, अगर आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से एक मरीज या उसका रिलेटिव कहता है कि मेरे पापा या मेरे भाई या मेरी बहन को इंजेक्शन लगा दो, ये तो गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी का सीन लग रहा है कि जबरदस्ती बंदूक दिखा के बोल रहे हैं कि लगा दो। डॉक्टर अपना ऐसे धर्म निभाएगा? एक जगह हो सकता है, 2 जगह हो सकता है, पूरे भारत में। तीसरी चीज, तो मतलब डॉक्टर जागरूक नहीं है। तीसरी चीज, आपने सर डॉक्टर महेश जी जो ऑक्सीजन के बारे में अपनी बात रखी, और जो पीयूष गोयल जी महान हमारे मंत्री जी ने बात रखी, डॉक्टर द्विवेदी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि 2 तरीके की ऑक्सीजन मरीजों को दी जाती है, या तो सिलेंडर से जो अपना मास्क लगा करके अपने हाथ में पकड़े है या लोग पकड़े हैं या साइड में रखे, और दूसरा जो पाइपलाइन से सप्लाई होता है, चाहे बेड पे या वेंटिलेटर में। हमको ये समझना पड़ेगा कि इट इज कॉल्ड अ टाइट्रेटेड मेथड ऑफ सप्लाइंग द ऑक्सीजन जी। किसी का ये कह देना और डॉक्टर महेश जी का ये कह देना कि कोविड सेंटर के अंदर लोग इतने प्रशिक्षित नहीं है, माफ कीजिए, नर्सिंग और डॉक्टरी के शुरुआती कोर्सेज में ऑक्सीजन, ड्रिप, ये बड़ी बेसिक बातें, अगर यही नहीं सिखाया गया इन लोगों को, जो हम कहते हैं कि टेम्पररी कोविड सेंटर में भी काम करते हैं, सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए। वो हमारे कोरोना वॉरियर नहीं हुए, वो तो रावण हुए, क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता है कि इलाज कैसे देना है, ऑक्सीजन कैसे देनी है, किस सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार, कौन सी केंद्र सरकार अलाउ कर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है निशांत वर्मा जी की, जिनको अगर ऑक्सीजन देने का भी
अनुभव नहीं है, ड्रिप देने का अनुभव नहीं है। और वो अगर कोविड सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं तो ऐसे कोविड सेंटर हमारा इलाज कर रहे हैं या हमारी मौत का इंतजाम कर रहे हैं? ये सवाल निशांत जी का नहीं, पूरे देशवासियों की ओर से है। लेकिन मैं विनोद जी आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि महामारी के इस दौर में अपेक्षाएं हमारी ज्यादा हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं, या सरकार ने दूरदर्शिता का अभाव दिखाया है सेकेंड वेव के संदर्भ में? जब पहली वेव थी उसी समय पे सारे एक्सपर्ट बोलते थे सेकेंड वेव भी आएगी, पर देश के सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री और कुछ राज्यों के मंत्री, जिसमें दिल्ली के मंत्री भी शामिल थे, ये बताने में रहे कि हम तो कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं, खत्म होने के कगार पर है। और अब जब सेकेंड वेव आई है और संख्या लाखों में जा रही है, तमाम कोशिशों के बावजूद कि आंकड़े जितने हो सके कम से कम बताए जा सके, तब भी 3,15,000 के साथ में खड़े हैं। मानते हैं आप चूक गए हम व्यवस्था के स्तर पर, नाकाम हो गए हम व्यवस्था के स्तर पर, और अब केवल और केवल बातों से इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, पहले तो ये तकनीकी खराबी ठीक कराई है। मैं बहुत सारे वक्ताओं को बहुत ढंग से सुन नहीं पाया, तो निशांत जी को बिल्कुल नहीं सुन पाया। ये हमारे कान में घो 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 करके इतनी जोर से हो रहा है कि मैं आधी बात सुन पा रहा हूँ, आधी नहीं सुन पा रहा हूँ। तो ये तो तकनीकी विभाग को है कि वो जो है पता नहीं क्या कनेक्शन की दिक्कत है जी। और स्क्रीन पे भी मैं नहीं आ रहा हूँ, आधी स्क्रीन पे तो पांडे जी आ रहे हैं, आधी स्क्रीन पे आप आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं नहीं पता। तो ये एक तो ठीक कराइए, क्योंकि अब जहां तक आपका जो सवाल है, जो मैं थोड़ा बहुत सुन पाया हूँ जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, जब कोरोना दुनिया में आया था अक्टूबर 2019 में पहला केस चीन में आया था, और उसके बाद से लगातार चेतावनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही थी, लेकिन 22 मार्च तक जी पहला जब लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लागू किया गया, उसके पहले तक भारत सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सिर्फ हवाई अड्डों पर थोड़ा तापमान जांच करने की व्यवस्था की थी, और चीन जाने वाली कुछ फ्लाइटों को उन्होंने जांच के परिधि में रखा था, रोका था जी। बाकी सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती रही, लोग हवाई अड्डे से आते रहे, और कोरोना को जो हमें बिना वीजा दिए, हम बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने दिया गया। मतलब 20 मार्च तक देखिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आई जी। तो सबसे पहले चूक तो वही हो गई। खैर उसके बाद लॉकडाउन हुआ और प्रवासी मजदूरों की समस्या आई, हम सब ने देखा, और उस रामायण में, उस कथा में जाने का कोई मतलब नहीं है समय को देखते हुए। और उसके बाद अक्टूबर के बाद से, जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, उसके पहले से एक तरह से घोषणा हो गई सरकार की तरफ से कि कोरोना को हमने जो है मात दे दी, और इसका श्रेय भारत सरकार को दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता को भी धन्यवाद दिया, और जो है एक तरह से घोषणा की, कोरोना जो है चला गया। और बिहार के चुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का जम करके उल्लंघन किया गया, जम करके। चुनाव आयोग का एक भी जो गाइडलाइन थी कोरोना को लेकर के, वो नहीं मानी गई। आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा होगा, बिहार के चुनाव में देखा होगा, रैलियों में जम करके कोरोना प्रोटोकॉल टूटा गया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो है, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो जो हुआ है, और अभी तक बंगाल में भी रैलियां हो रही हैं, महाकुंभ जो है, जो हरिद्वार का है, शायद आप सब लोगों को आश्चर्य होगा जान करके, जो कुंभ हर बार 12 साल में होता था, वो 11वें साल में इस बार हुआ, 11 साल बाद हुआ। यानी 1 साल आपने प्रीपोन्ड कर दिया। क्यों कर दिया पता नहीं, शायद 2022 में वहां चुनाव है उत्तराखंड में, इसलिए प्रीपोन्ड कर दिया, कोरोना काल में कर दिया। तो पहले तो यही इसका जवाब देना पड़ेगा सारे अखाड़ा परिषद के लोगों को और सरकार को, या जो भी उसका आयोजक है, कि भाई 2022 में जो कुंभ होना चाहिए था, कि 1986 में हुआ था, 1998 में हुआ था, 2010 में हुआ था, उसके बाद 2022 में होना चाहिए। हमने तो यही सुना है कि 12 वर्ष में अमृत कुंड जो है, अमृत छलकता है और कुंभ होता है। तो ये पहले क्यों हुआ? क्योंकि इस पर कुछ ज्योतिषियों ने इस पर आपत्ति भी की थी, वहां भी शुरू में आपत्ति हुई थी, लेकिन बाद में सब शांत हो गए। उसके बाद महाकुंभ को बाकायदा लोगों को बुलाया गया, 31 लाख लोगों ने पहला शाही स्नान किया, उसके बाद दूसरे एक नाम में 7 लाख लोग गए, यानी करीब लगभग 40 लाख लोग वहां पहुंच गए। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके मुख्यमंत्री जी ने बुलाया लोगों को, ये आइए हरिद्वार, जबकि कोरोना बिल्कुल पे पीक पे चल रहा था जी। तो आज की रिपोर्ट है हिमांशु जी कि इलाहाबाद से मेरी बात हो रही थी एक सज्जन से, उनका कहना है कि इलाहाबाद जिले में जो लोग कुंभ से लौट के आए हैं, कम से कम उसमें 2 से 2.5 हजार जो है संक्रमित पाए गए हैं, जो जिनकी जांच हुई है। अब आप सोचिए पूरे देश में क्या स्थिति होगी। तो चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो जो है कुंभ हो, और चाहे शादी बरातें हो,
सामाजिक आयोजन हो। हम लोगों ने मतलब एक तरफ सरकार ने घोषणा कर दी और दूसरी तरफ जनता ने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया। कहीं लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिया। राकेश चतुर्वेदी बैठे हुए हैं दिल्ली में, मुझसे मिलने आते थे तो मास्क लगा के आते थे और हम लोग के कमरे में बैठते थे, बात करते थे, मास्क नहीं उतरता था। पूछ लीजिए, क्योंकि हमें मालूम था कि कोरोना का संकट टला नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में जाइए, बारातों में जाइए, शादियों में जाइए, पूरा 200 आदमी, 300 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी, बिल्कुल सामान्य स्थिति शुरू हो गई। ऐसा लगा कि सब कुछ भारत ने जीत लिया, कोरोना खत्म हो गया। सरकार ने भी लगभग घोषित कर दिया। खाली होर्डिंग्स में और टीवी विज्ञापनों में जरूर आता था कि 2 गज की दूरी है जरूरी और ढिलाई नहीं कड़ाई हो, ये सब स्लोगन चलते रहे। लेकिन जमीनी धरातल पर बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल को, कोरोना प्रतिबंधों को सबने तिलांजलि दे दी, राजनीतिक दलों ने भी और जनता ने भी, दोनों इसके लिए। और सरकार की ज्यादा तैयारियों की बात है। जो अभी पांडे जी कह रहे थे कि ये इंतजाम हो गया, वो इंतजाम हो गया, इतने वेंटिलेटर्स हो गए, इतना जो है हॉस्पिटल बन गए, सारा सब सामने है। जो कुछ तैयारी हुई सामने क्या हुआ। आज लखनऊ की हालत देख लीजिए, देश की राजधानी, वो प्रदेश जहां राम राज है, जहां एक साधु जो है मुख्यमंत्री हैं मतलब योगी जी, वहां शमशान घाटों की स्थिति देख लीजिए, अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, कानपुर, आपका इंदौर देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, आप अपने जहां बैठे हुए हैं वहां देख लीजिए। कोई गलत, मैं किसी बात नहीं कर रहा हूँ। इवन जो कांग्रेस शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य, वहां भी हालत रही है। कहीं स्थिति है कि ना हॉस्पिटलों में बिस्तर है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है। और ऑक्सीजन को लेकर के इतना पैनिक हो गया है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो भी ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं। 94 जिनका जो है ऑक्सीजन लेवल है वो भी ऑक्सीजन मांग रहे हैं, जिनका 80 है उनको तो जरूरत ही है। तो कुल मिलाकर के पूरी पैनिक सिचुएशन है, पूरी अफरा तफरी है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका ये कहना है। मैं एक सवाल पर और आपकी टिप्पणी चाहता हूं बतौर पत्रकार। नरेंद्र मोदी को इस देश में सबसे बेहतर संप्रेषणकर्ता माना जाता है और माना क्या जाता है, महसूस भी किया जाता है। इस बार दूसरी लहर में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि जिसको देश की इतनी बड़ी जनता ने भरोसा किया हुआ है, अपना भविष्य सौंपा हुआ है, वो सामने नहीं आ रहे, पर वो आए लंबे अंतराल के बाद। क्या भरोसा जगा पाए, ये एक सवाल है। विनोद अग्निहोत्री जी की कसौटी पर प्रधानमंत्री जी का संदेश, टिप्पणी की अपेक्षा है आपसे। जी विनोद जी, आप आवाज सुन पाए मेरी? हाँ, मैं एक आपने असल में टोक दिया ना मुझको। मैं पूरी बात जो है जो कह रहा था, जो महत्वपूर्ण बात थी वो छूट गई जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया परसों। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो बड़ों को रोकें बाहर जाने से, बच्चे हमारी सबसे बड़ी मदद करेंगे। मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े हैं, वो देश के सर्वोच्च नेता हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, देश उनकी ओर देखता है। सबसे पहले उनको पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को बंद कर देना चाहिए था, या कम से कम उनको सीमित कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई बिल्कुल जो है सही बात है। राहुल गांधी ने रैली रोक दी, ठीक है, उनकी कोई स्टेक नहीं है कांग्रेस पार्टी का तो वहां बंगाल में, लेकिन एक पहल हुई तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी ये काम करना चाहिए था। भाई आप, ये कोई भी दल, इस समय राष्ट्रीय इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट संज्ञान ले रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो जब न्यायपालिका संज्ञान ले रही है, इसका मतलब सरकारी तंत्र कहीं न कहीं विफल होता नजर आ रहा है। ये बात समझना चाहिए सरकार को। ये सारी टिप्पणी की है विनोद अग्निहोत्री जी ने, लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास आऊं उससे पहले उनके 3 सम्मान्य नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बयान। दूसरा प्रेम प्रकाश पांडे जी के परम मित्र और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, जो उनका बयान। और तीसरा इस देश के सर्वाधिक कुशल मंत्रियों में शुमार पीयूष गोयल जी का बयान। 3 बयान सुनते हैं और फिर प्रेम प्रकाश जी आपसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार सुने। डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे। मैं बंगाल में सभा नहीं करूंगा, तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले?
ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। यहाँ पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है। कई जगह पेशेंट को बिना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। तो ये 3 बयान हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अंतिम विकल्प बताया है। छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में जो हालात थे, यहां पर लॉकडाउन जिले के स्तर पर लगाया गया, वो पूरे प्रदेश तक पहुंच गया। गलती की प्रदेश की सरकार ने। प्रेम प्रकाश पांडे जी आपसे समझना चाहता है, पहला सवाल। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय जी आपके परम मित्र हैं, हमारे भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी के संदर्भ में, पत्रकार ने बताया कि उन्हें कोरोना हो गया। उन्होंने प्रतिक्रिया में झूठ बोलते इसलिए हो गया। तो आपसे जानना चाहता हूं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री और आपके मित्र शिवराज सिंह चौहान जी को, आपके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी को और तमाम मंत्रियों को, भाजपा के दिग्गज नेताओं को कोरोना हुआ है। इसी सिद्धांत के तहत हुआ है जो राहुल गांधी के संदर्भ में व्याख्या है, झूठ बोलते हैं इसलिए हुआ है। भाजपा के भी ये जितने नेता हैं सबके संदर्भ में इस टिप्पणी के साथ हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल जिसके संदर्भ में महेश जी कह रहे थे मेरी जानकारी में नहीं है, ट्वीट के स्थान पर मैंने बयान ही सुनवा दिया। महेश जी आपके पास में भी आऊंगा। ये सम्मानीय पीयूष गोयल जी हैं। इस देश में ऑक्सीजन की कमी का कारण यह है कि जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें भी ऑक्सीजन ठोक दी जा रही है। सीधे शब्दों में कहें, प्रेम प्रकाश जी, जिम्मेदार पार्टी, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप जिम्मेदार नेता, अपने जिम्मेदार नेताओं के बयानों पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आ रहा हूँ, इस पे आपके प्रश्न का तो उत्तर दूंगा जी, लेकिन जो हमारे निशांत वर्मा जी है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत ज्ञानी। उनके ज्ञान और बुद्धि के संबंध में कहीं कोई प्रश्न नहीं, हम लोग सुनते रहते हैं जी। लेकिन एक कोई इतना पूर्वाग्रही है जी कि मोदी जी का नाम सुनते ही उनको सबसे ज्यादा कष्ट हो जाता है। वो अच्छा करे तो बुरा करे तो जी। लॉकडाउन लगाए तो क्यों लगाए थे, हम लोग उस समय भी डिबेट सुनते थे जी। लॉकडाउन आज बोल रहे हैं कि आज मोदी जी ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन से बचना है, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है जी। दूसरी बात, मोदी जी को तो कह दिया आपने कि नशे में है जी, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो नशे में है जी। अच्छा, बाकी लोग जो गए तमिलनाडु वाले, अच्छा हमारे मुख्यमंत्री तो रोज असम बंगाल में वहां गए और तो और कोरोना के सारे गाइडलाइन को तोड़ते हुए आसाम और बाकी जगह के एमएलए नहीं जो कैंडिडेट है उनको उठा के ला करके और जगदलपुर के रेस्ट हाउस में रखा और कौन सी पार्टियां चली और सारे लोग देख रहे हैं जी। मैं इसलिए आज जो परिस्थितियां इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सबको लिखा, तीसरी बात उन्होंने कही कि एनडीएमए एक्ट जो है वो लागू है और वो उस समय भी लागू था और उसके क्रियान्वयन करने का जो अधिकार है, जो भी कानून है उसको अंततः राज्य सरकार और जिला सरकार, जिम्मेदारी जरूर जो है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप सबको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी बैठक लेते थे तो सारे लोग बोलते थे कि इस एनडीएमए एक्ट को लागू करने का अधिकार हमको दिया जाए कि कहां हमको लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना, किसको मास्क पहनने से रोकना नहीं रोकना। अभी आपके कल ही हम लोगों ने देखा कि भाई किसी को कोई 5 रुपया चालान काट रहा, कोई 10,000 रुपया। एक जरूर मैं कहना चाहूंगा पूरे इसमें सलाह के रूप में कि चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, जो अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या किया कि जब वो खत्म हो गया तो जनता से लेके सरकार और सब लोगों ने ये मोटे तौर पे समझ लिया कि अब हमारे यहां से ये जा रहा है और इतनी शिथिलता हो गई। प्रेम प्रकाश जी, सारी कहानी कह दी। 3 सवाल आपसे किए, छुए तक नहीं आप जैसा विद्वान व्यक्ति कोशिश कर रहा है उन विषयों पे बात ही ना हो।
सवाल है आपसे, किस संस्कृति के तहत है कि एक व्यक्ति जो 5 बार का सांसद है, एक राष्ट्रीय दल का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोरोना से संक्रमित हो गया? कहां गई आपकी संवेदनाएं? आप कह रहे हैं झूठ बोलता है इसलिए कोरोना हो गया। इस बार कोई टिप्पणी नहीं करेंगे प्रेम प्रकाश पांडेय जी। आपके सम्मानीय मंत्री बोल रहे हैं ऑक्सीजन की वेस्टेज हो रही है, जिनको जरूरत नहीं है उनको लगाई जा रही है। डॉक्टर बेवकूफ हैं या जबरिया में पैसे बना रहे हैं, यह कहने का मायने है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। लॉकडाउन के संदर्भ में अंतिम विकल्प है लॉकडाउन। 3,14,000 केसेस हो गए देश में एक दिन में। किस अंतिम विकल्प का इंतजार कर रहा है देश? क्या 30 लाख या 3 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचेंगे तब नतीजे पर पहुंचेंगे आप कि अब यह अंतिम विकल्प का समय आ गया? 30 केस और 300 केस में लॉकडाउन देश में लगा देने वाले लोग 3 लाख के बाद में भी कह रहे हैं कि अंतिम विकल्प। समझना चाहते हैं पहला निर्णय गलत था या अभी का निर्णय गलत है? नहीं, न पहला निर्णय गलत था ना आज, क्योंकि आज आप जब सारी बातें कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि आज आपको आर्थिक विकास भी देखना है, इसको भी देखना है। आज जो व्यवस्थाएं बनाने की बात है, वो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकारें भी अब उसमें अपने अपने स्तर पे कार्य कर रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है समाज के, सबको देखने का है। सब लोग देखें प्रेम प्रकाश जी, इसी में गोल गोल हमें घुमा देंगे, लेकिन हमारे पास समय सीमित है। राकेश चौधरी जी, आपसे एक सीधी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं निशान जी के पास आऊंगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस देश की सरकार ने मार्च में संदेश दिया था कि जान है तो जहान है? सबसे पहली कीमत इस देश की जनता की जान की है। फिर उस बयान को बदला गया और कहा गया कि जान भी जहान भी, जान भी होनी चाहिए और साथ साथ उसकी आजीविका सुरक्षित रहे, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। पर क्या आप महसूस कर रहे हैं कि 1.25 साल की इस लड़ाई में ही अब जान भी की कोई परवाह नहीं है, केवल जहान की चिंता पर हम पहुंच गए हैं? क्या ऐसा महसूस राकेश चौधरी जी, एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व महसूस कर रहे हैं, या हम थोड़ा अतिरेक में पहुंच गए? जनवरी में जब ये वायरस आया पहली बार केरल में, जब बाद भी हिंदुस्तान में विदेशी मेहमान आते रहे जी और कार्यक्रम होते रहे। हम जिस मूल बात पे आना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, पहले व्यक्ति चाहिए या पहले व्यवस्था चाहिए जी? जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो हम व्यवस्था किसके लिए करेंगे? ये ऑक्सीजन जो है 20% डॉक्टर साहब मेडिकल उसमें उपयोग होती है और 80% इंडस्ट्रियल एरिया में उपयोग होती है। इंडस्ट्री हमारी चले या बंद हो जाए, जब जो लोग जिंदा ही नहीं रहेगा मनुष्य हमारा, एक एक जान की कीमत है श्रीमान। और जब ऑक्सीजन हम आज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, पहली प्राथमिकता हमें जहान की नहीं देखना है, पहले जान की देखना। मैं आपकी इस टिप्पणी को इस बात तक पूरा करूंगा कि पहले व्यक्ति मौजूद रहे, व्यवस्थाएं बाद में हो। और जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? तो कुल मिलाकर अगर राकेश चौधरी जी की बात पर जाएं तो सरकार को वापस अपने बयान पर आना चाहिए कि सबसे पहले जान, उसके बाद जहान। जान है तो जहान है, उस पर रहे। निशान जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार निशान जी की टिप्पणी सुनते हैं। जी निशान जी। मुझे थोड़ा समय चाहिए, बहुत छोटा समय। देखिए, मैं सराहना करता हूं माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी का, भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि मुझे पिछले साल भी इसी मुद्दे पे डिबेट करते देखते थे और इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री को पिछले साल और इस साल सुना होता तो उनको तफावत और फर्क मालूम चलता। पिछले साल मोदी जी कहते थे कोरोना से बचना है और अब आपने दिखाया वो कहते हैं कि लॉकडाउन से बचना है। इतना बड़ा फर्क अगर किसी की सोच में आ सकता है बेसिक से, तो वो लोगों की प्रति क्या काम करेगा ये मेरे को समझ में नहीं आता है। कोरोना से आज डबल बचना है क्योंकि गति आज से उस समय से 3 गुना ज्यादा की है, लेकिन वो कह रहे हैं लॉकडाउन से बचना। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था डाउन हो गई पिछले लॉकडाउन से, सरकारें खजाने खाली हो गए। ये लोग मान के दुनिया भर से और आरबीआई से अपनी सरकारें चला रहे थे। आज की तारीख में ये इसलिए डाउन नहीं करना चाहते कि टैक्स कहां से आया, हम तो फिर भी 2 रोटी खा लेंगे, सरकारी जो मजा है वो कहां चला जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं, मेरा मोदी जी से सवाल है। अगर पूरे देश के अंदर एक प्रधान, एक विधान, एक निशान सब कुछ चलाने की बात करते हैं तो एक प्रोटोकॉल क्यों नहीं चलाते? 40-50 लाख साधु एक साथ कैसे डुबकी मार सकते हैं? उस चीफ मिनिस्टर को जेल में क्यों नहीं डाला आपने? आपने अपना राजधर्म क्यों नहीं अपनाया मिस्टर मोदी? नंबर 1। नंबर 2, आपने छोटे छोटे मस्जिदों और मंदिरों पे लोगों को अटैक करके बंद करवाया, मंदिरों को भी, हट जाओ तुम इतने सारे लोग नहीं हो सकते। लेकिन आप खुद रैलियों में लाखों लोगों को और तारीफ के पुल बांधते हैं और सुबह कहते हैं कि वहां पे आप कम जाइए और अपनी रैली को देख के
ये किसी भी संतुलित मानसिक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यही नरेंद्र मोदी जी ने 26/11 जब हुआ था तब बंबई में मापुसा में खड़े होकर कहा था कि केंद्र सरकार फेल हो गई है। आज मैं कहता हूं केंद्र सरकार फेल हो गई है, उनकी तरह मेरा भी अधिकार है। गो बैक मोदी, गो मोदी गो। निशान जी इस टिप्पणी के साथ में है, हालांकि जो टिप्पणी उनकी नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, वो टिप्पणी तो सारे राजनीतिक दलों पर लागू होती है। कोई चुनाव के संदर्भ में किसी भी राजनीतिक दल ने अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी, पर जिनके हाथ में शासन है सवाल उनसे पहले होंगे। इस जिम्मेदारी से वो बच कैसे सकते हैं। लेकिन आखिरी जो बात जिस पर प्रेम प्रकाश पांडेय जी की टिप्पणी एक बार फिर लेने का मन है, वो है वैक्सीन के 3 दाम के संदर्भ में। बड़ी उपलब्धि बताते हैं प्रेम प्रकाश जी। 2 भारतीय वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेगी 157 रुपये में, और राज्य की सरकारें खरीदें तो मिलेगी 400 रुपये में, निजी अस्पतालों को 600 रुपये में। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संदर्भ में जो दर का फर्क है ना, भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए आप जैसा मर्मज्ञ थोड़ा रोशनी डाल दे इस फर्क के संदर्भ में। भारत सरकार का नागरिक होना अलग बात है और एक राज्य का नागरिक होना अलग बात है। पहली बार देश में महसूस हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपने यहाँ जो मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है वो किसी भी कंपनी को ही है, और जो कंपनियों के कानून है वो अपने अनुसार है। अब केंद्र सरकार को अगर वो कंपनी दे रही है, और मुझे लगता है जो पहले राउंड में 45 साल और 60 साल के लोगों के लिए जो दिया जा रहा था, उस समय का जो दाम था वो 157 और जो भी 150 रुपया रहा हो, और 200 रुपया 250 रुपया इसमें लग रहा था प्राइवेट में। अभी जो और बढ़ा है डिमांड, तो शायद वो कंपनियों ने किया है, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से विभिन्न इससे ज्यादा लाचारी के साथ जवाब हो नहीं सकता। भारत सरकार ने बताया 4500 करोड़ रुपए इन दोनों कंपनियों को अनुदान स्वरूप दिए जा रहे हैं वैक्सीन की क्षमता बढ़ाने के लिए। भारत सरकार से लिया गया पैसा जो इस देश के नागरिकों से टैक्स के तौर पर लिया गया है, उससे बनने वाली वैक्सीन अब दुगने या तिगने दामों पर इस देश के निवासियों को मिलने की व्यवस्था की जा रही है। और लोग मानते हैं कि हम चुप रह जाएं, बाकी लोग चुप रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। हमें लगता है कि इस विषय पर विचार की जरूरत है, पुनर्विचार की जरूरत है, और नए सिरे से फैसले लिए जाने की जरूरत है। और प्रेम प्रकाश पांडेय जी जैसा दिग्गज राजनेता, दमदार राजनेता ये कहे कि यहाँ पर कीमत तय करने का अधिकार कंपनियों को है। एक सीमेंट का रेट 10 रुपये बढ़ जाता है तो आप बवाल कर देते हैं। यहाँ कंपनियों ने लोगों के जीने मरने के संदर्भ में वैक्सीन के दाम 2.5 गुने बढ़ा दिए, 4 गुने बढ़ा दिए, और आप हमें केवल इतना कह दें कंपनियों को तय करने का अधिकार है, तो इस लाचारी पर वाकई तरस आने की नौबत आ जाती है। उम्मीद है देश की सरकार समझेगी और इस देश को वो उपलब्ध कराएगी जो इस देश के नागरिकों की पहली जरूरत है, क्योंकि अगर देश के नागरिक रहेंगे तभी देश रहेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर भी इसी तेवर के साथ कहता है कि जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर, कि जिंदगी भीख भी देती है तो कीमत लेकर, रोज फरियाद का अंदाज बदलते रहिए। मेराज फैजाबादी ने जो ये शेर लिखा था, तो क्या ये जनता की बेबसी को व्यक्त करने के लिए था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो फरियाद के अंदाजों को बदल बदल कर कुल मिला के भीख ही मांग के रहना है? ये दौर बदलना चाहिए। इतनी ही बात के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। सादा प्रणाम।